जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो सुबह सुबह आप लोग को एक वीडियो मिली होगी आई दृष्टि की। वो जो सैंपल दिया था इंग्लिश में आई दृष्टि ने, तो उसका हम लोगों ने उस पर वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी में कराइए और हिंदी मीडियम वालों को आप भूल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं इसका कि हिंदी और इंग्लिश, उस परेशान मत हुई, हम लोग दोनों में कराएंगे। इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हुई और आप अपना मैक्सिमम फायदा इसमें सोचिए कि किस वीडियो से कहां से आपको ज्यादा फायदा होगा। हिंदी और इंग्लिश में अपने खुद को मत बांटिए। जो भी बुक आएगी हिंदी में या इंग्लिश में हम लोग सबको कवर कराएंगे। बस ये है कि आपको अपना इनपुट देना है। जैसे हम लोग बना रहे हैं तो उसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और इन चक्करों में बिल्कुल मत पढ़िए कि वीडियो हिंदी में है इंग्लिश में है। हम लोग दोनों मीडियम्स को पढ़ाएंगे। आप वीडियो को एक बार पूरा देखिए। तो इस वीडियो में ये कोशिश की गई है कि इंग्लिश के बगल में आपको हिंदी में भी कंटेंट दिख जाए। बाकी जैसे पीडीएफ और आती है आई दृष्टि की, अभी हम लोगों ने सॉफ्ट पे बात की है तो अभी आई नहीं है। जैसे बाकी आती है आपको उन सब की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। एक बार आप मुझे बस ये बताइएगा कि कैसी लग रही है क्लासेस और कितना जल्दी जल्दी इसको कराया जाए। तो सभी ये वीडियो देखिए और फिर बताइए अपना रिव्यू। जय। स्वागत है एक बार फिर आपका यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो जहाँ तक हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा है दृष्टि के वन लाइनर, उसी के आगे हम लोग चलेंगे, बिना बकवास के चलेंगे। और यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी के टेक्स्ट भी हम लोग ला दिए हैं। थोड़ी बहुत इसमें गलतियाँ हो सकती हैं। और पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ है ये प्रोवाइड नहीं की जाएगी। स्पष्ट रूप से ये बात जान लीजिए। और जो लोग भी लेक्चर देख रहे हैं उन्हें स्प्रेड आउट भी कर दीजिए। आप लोग जाकर के जो घटना चक्र की ऑफिशियल ऐप है उस पे से डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक के फॉर्मेट में, ठीक है। या 2 दिन वेट करिए, 2-3 दिन में मैगजीन आ जाएगी तो इन हैंड आपको मिल जाएगी। कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो आपको फोकस करना चाहिए तेल की जगह नाचने पर, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है ये डिपेंड करता है कि आप पढ़ना कैसे चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो ज्ञान इंग्लिश में देते हैं। बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ लोग देखने जाते हैं। ये वही भारत है जहाँ पर अभी हाल ही में लॉन्च एक हॉलीवुड मूवी के टिकट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये सारे कमेंट्स इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे हिंदी टेक्स्ट के लिए परेशान रहते हैं, बेसिकली उन्हें पीडीएफ चाहिए होता है और पीडीएफ मैं नहीं देने वाला हूँ। तो यहाँ पर केवल पढ़ाया जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है वो बेशक 2-3 दिन बाद खुद से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उनके लिए खुला हुआ है। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे से ही पढ़िए। अगर आपके कोई भगवान है तो आप बिल्कुल उनसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो वन लाइनर न्यूज़ है वो है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड हर विच नंबर ऑफ बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2024-25। जुलाई 23 2024 को, मतलब 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमन ने अपने किस नंबर के बजट को पेश किया? तो ये उनका 7वां बजट था, ठीक है। 7वां लगातार बजट पेश किया इन्होंने। दूसरा जो है वो क्या है कि निर्मला सीतारमन इक्वल्ड द रिकॉर्ड ऑफ हुम द प्रेजेंटिंग 6 फुल बजट इन अ रो फॉर। तो 7वीं बार मतलब 6 बार लगातार जो है पेश करके बजट निर्मला सीतारमण ने किसके रिकॉर्ड की बराबरी की थी? तो मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी थी, ठीक है। अगला है कि द फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन्ड इन द बजट द फोकस ऑफ बजट ऑन हाउ मेनी कास्ट। तो ऐसी 4 मुख्य चीज़ें हैं, 4 मुख्य जातियां जहां पर लिख रहा है, हालांकि वो कास्ट का डिफरेंट मीनिंग है। तो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर जो है ध्यान केंद्रित कराया गया है बजट में। तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला है गरीब, दैट इज गरीब पुअर, महिलायन यानी कि महिला, युवा और अन्नदाता। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि इस तरह की चीज़ों से प्रश्न जरूर पूछता है। और इसमें इस तरह का पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक इसमें जाति है या कास्ट है जिस पर वर्तमान बजट में फोकस नहीं किया गया है। तो 4 ऑप्शन में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता की जगह आपका दे देगा जवान। हालांकि किसान होना चाहिए तो किसान की जगह दे देगा जवान, यानी कि जो हमारी मिलिट्री सर्विसेज हैं उन पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुद से जो है थोड़ा सा रीजनिंग लगा करके एनालिटिकल निकालना होगा कि हम लोगों ने गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पढ़ रखा था। देखिए दोस्तों, मैं अपनी किसी भी वीडियो में बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करता हूँ, ना ही एक्स्ट्रा कुछ बातें करता हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बिहार पीसीएस में इस लेक्चर से कुछ आएगा क्या? तो इन लोगों को मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप जो है ना,
तैयारी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तैयारी और तफरी में बहुत कम फर्क होता है, तो प्लीज़ तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तफरी कर रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि इंडिया की न्यूज़ पढ़ रहे हो, पूरे भारत की आपको न्यूज़ पढ़ाई जा रही है, उसमें बिहार एक स्टेट है मेरे भाई, उसी भारत के अंदर का ही स्टेट है, ठीक है। तो न्यूज़ तो ऑब्वियसली बिहार पीसीएस वाले कोई अमेरिका की न्यूज़ तो सारी पूछेंगे नहीं, ठीक। तो ये इतने बट ऑब्वियस क्वेश्चन भी अगर कोई पूछने लगता है और इतनी मेहनत करके टाइप करते हैं लोग, एक बार टीचर की बड़ाई या कोई अच्छे शब्द बोलने में, एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि इंटरनेट की दुनिया में ट्रोलिंग बहुत तगड़ी चल रही है, ठीक। तो संस्कार तो रहे नहीं। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। द थीम ऑफ द बजट 2024-25 वॉज फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई एंड मिडिल क्लास। तो जो बजट का विषय है 2024-25 के, वो है रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। इन्हीं 4 विषयों पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। द टोटल एक्सपेंडिचर इन बजट एस्टिमेट्स 2024-25 इज एस्टिमेटेड 48,20,512 करोड़, 48,20,512 करोड़ रुपए का कुल व्यय अनुमान है इस बार बजट का, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना पूंजीगत व्यय है, तो आपका टोटल जो है 7 × 111 यानी कि 11,11,111 यानी कि 11,11,111 करोड़ रुपए टोटल पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 15,01,889 रुपए है, ठीक है। फिर अगला है इन रिवाइज estimate 2023-24 the total expenditure was estimated at 44,90,486 crore against the provisional actual financial year 2023-24 was 44,42,542 करोड़। कह रहा है संशोधित अनुमान जो हम लोग का है उसके हिसाब से 44,90,486 करोड़ रुपए व्यय हुए, जबकि अनुमानित था 44,42,542 करोड़ रुपए व्यय होने के, ठीक। एक बार पीडीएफ में मैं आपको दिखा देता हूं। ये टोटल जो है 17 पेज की पीडीएफ है, जिसमें से हम लोगों ने कल 6 पेज, मतलब आज ही 6 पेज की पीडीएफ जो है पढ़ ली थी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बजट का थोड़ा बोरिंग एक पेज है, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। मुझे लगता है कि अगर वन लाइनर किसी ने ढंग से 3-4 बार पढ़ लिया, देखिए सीरियसली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको बनाया है तो मुझे पता है, और अगर इसको 3-4 बार किसी ने पढ़ लिया बिना भटकाव के, क्योंकि वो आपको भटकाएंगे, वो आपको पढ़ने नहीं देंगे। जो लोग पढ़ चुके हैं वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि सीटें लिमिटेड होती हैं। तो जो लोग भी बिना भटकाव के, ये पीडीएफ केवल मतलब जो लेक्चर सीरीज है ये वाली, ठीक है, अगर ये मैराथन होती है मतलब 2-3 घंटे तक जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि मैं अभी पढ़ाने बैठा हूं। अगर इसको आप 3-4 बार देख लिए तो मैं ये कह सकता हूं कि बाकी जो बुक है ना उसके बराबर तो नहीं, लेकिन उसके कम से कम 30% के रेशियो में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर टोटल 30 प्रश्न आते हैं तो ये मान के चलिए कि 8 से 9 प्रश्न जो है इस पीडीएफ से आ जाएंगे, ठीक। और ये चीज आप एग्जामिनेशन में खुद देख लोगे, अगर बहुत इधर उधर का प्रश्न नहीं पूछा तो इसी पीडीएफ से आपके प्रश्न आ जाएंगे। चलिए 3-4 दिन वेट करिए, आपकी बुक जो है आपके हाथ में पहुंच जाएगी, और तब तक आप ई बुक खरीद सकते हो घटना चक्र की साइट से। चलो, इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय का कितना प्रतिशत ब्याज भुगतान करता है, तो 24% जो है कुल व्यय का ब्याज भुगतान करना होता है, ये भी याद रखेंगे। अगला है द टोटल रिसीप्ट इन 2024-25 आर एस्टिमेटेड टू बी 48,20,512, वेयर एज द टोटल रिसीप्ट अदर देन बोरोइंग इज ₹32,07,200। 2024-25 में कुल प्राप्तियों का अनुमान 48,20,512 है, जबकि उधार के अलावा अन्य कुल प्राप्तियां जो है 32,07,200 है। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ टैक्स ऑन इनकम, कितना टैक्स लग रहा है आपका, आय पर करों का संशोधित अनुमान कितना है, तो 10,22,325 करोड़ रुपए। तो आय पर करों का अनुमान जो है उसको संशोधित अनुमान आप लोग याद रखिएगा 10,22,325 करोड़ रुपए है। अगला है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड REIT इन्वेट्स इज प्रपोज टू बी इंक्रीज फ्रॉम 15% टू 20%। डायरेक्टली इसमें दिया हुआ है, तो इसमें कुछ एज वन लाइनर नहीं है, डायरेक्टली स्टेटमेंट टाइप का है। देख लेते हैं हिंदी में कि सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी म्यूचुअल फंडों और REIT या
INVITS की इकाइयों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर को 15% से बढ़ाकर 20% के करने का प्रस्ताव दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अक्रॉस ऑल एसेट्स कैटेगरी विल बी लेवाइड एट 12.5%। तो सभी परिसंपत्तियों श्रेणी में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 12.5% लगाया जाएगा। और इस पर काफ़ी जो है बवाल भी हो रहा था कि परिसंपत्तियों श्रेणी में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जो है इतना कर 12.5% का मत लगाया जाए। आपने इस पर शॉर्ट्स देखे होंगे, अगर ठीक ठाक शॉर्ट्स देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है विच टैक्स हैज़ बीन अबॉलिश्ड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 2025-26 से कौन सा टैक्स जो है अबॉलिश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, इसके बारे में बात कर रहा है। तो उस टैक्स का नाम है एंजल टैक्स। ठीक है, तो कौन सा कर समाप्त किया जाएगा 2025-26 से, इसकी घोषणा की गई है। तो एंजल कर जो है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला है कि इन 2024-25 द गवर्नमेंट हैज़ एस्टिमेटेड अ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10.5%, यानी कि 2024-25 में सरकार ने 10.5% की मामूली जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ठीक, तो डायरेक्टली वन लाइनर पे दे दिया है इसको। अगला है कि रेवेन्यू डेफिसिट इन 2024-25 इज टारगेटेड एट, कितना रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा जीडीपी पर लक्षित है। तो वो टोटल लक्षित है 1.8% ऑफ जीडीपी, यानी कि 1.8% जीडीपी का। अगला जो न्यूज़ है यहाँ पर वो है कि फिजिकल डेफिसिट इन 2024-25 इज टारगेटेड एट 4.9% ऑफ जीडीपी। 2024-25 में राजकोषीय घाटा 4.9% का लक्षित है। ठीक है, यानी कि जीडीपी का 4.9% जो है टोटल राजकोषीय घाटा लक्षित है। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि फिजिकल डेफिसिट एट जीडीपी जरूर प्रश्न पूछता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये डेटा याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में दिखाई दे ये डेटा। ठीक है, अगला है कि नई योजनाओं के लिए आर्थिक मामलों के विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है। तो नई योजनाओं के लिए आर्थिक मामलों के विभाग को टोटल 62,593 करोड़ रुपए इतनी राशि आवंटित की गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला है नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशन भोगियों के लिए मानक कटौती को कितने रुपए से बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो 50,000 से 75,000 रुपए मानक कटौती यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। जो भी इनकम टैक्स पे करते हैं उन्हें ये बात ज़्यादा समझ में आएगी कि इनकम टैक्स पेयर्स को 50,000 रुपए का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यानी कि एक छूट मिलती है, उसको बढ़ा करके 75,000 रुपए करने का टारगेट है नई टैक्स रिजीम में। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। अगला है कि हाउ मेनी schemes with an outlay of rupees 2 lakh crore are proposed in a budget to generate employment for the youth। ऐसी कितनी स्कीम्स हैं जिनके लिए 2 लाख करोड़ रुपए किनारे रखे गए हैं जो कि युवाओं के रोजगार पैदा करने के लिए खर्च किए जाएंगे। तो ऐसी 5 स्कीम्स हैं। ठीक है, देखिए हर जगह हिंदी इंग्लिश वाला सेम नहीं है, कहीं कहीं पर डेटा मिसिंग है, तो उसको हम लोग ठीक करके आगे बढ़ेंगे, या नहीं भी करके बढ़ेंगे तो इंग्लिश में रहता है, बस आप आवाज़ सुनते रहिएगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे इस चीज़ को कवर किया जाए, भागा ना जाए। तो अगर कहीं तेज होता है तो उसके लिए जो है मैं थोड़ा शर्मिंदा हूं, क्योंकि चीज़ें लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। और मैं इस समय 12 बज रहा है, तो 12 बजे 12:30 बजे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि आज शाम में 5 बजे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और हो सकता है कि 2.5 घंटे की क्लास हो या फिर 2 घंटे की क्लास हो, जैसा भी होता है। अगली जो न्यूज़ है वो है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में एक औद्योगिक नोड विकसित किया जाना है। तो प्रश्न ये पूछेगा कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ कहाँ पर एक औद्योगिक नोड विकसित किया जाना है। तो वो चीज़ गया में है, यानी कि अलोंग द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड इंडस्ट्रियल नोड इज टू बी डेवलप्ड एट गया। तो याद रखेंगे कि अमृतसर और कोलकाता वाले औद्योगिक गलियारे के लिए जो औद्योगिक नोड है वो कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो गया में विकसित किया जा रहा है। अलोंग द विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अब यहाँ पर विशाखापत्तनम और चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जो इंडस्ट्रियल नोड विकसित किया जा रहा है वो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो उसका नाम है कोपार्थी। क्या नाम है? कोपार्थी। तो याद रखेंगे कि कोपार्थी में जो है विकसित किया जा रहा है विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे के सापेक्ष। ठीक है, तो औद्योगिक नोड आपका कोपार्थी में विकसित किया जा रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो यहाँ पर है कि अलोंग द हैदराबाद बंगलुरु, अब तीसरा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है हैदराबाद बंगलुरु का, उसके लिए जो इंडस्ट्रियल नोड है वो आपका उरवाकल में
विकसित किया जा रहा है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर 3 गलियारे बताए, तो इसको आप एक बार समअप कर सकते हैं कि अमृतसर कोलकाता, एक मैं इसको लिख रहा हूँ, अमृतसर कोलकाता के लिए जो औद्योगिक नोड यानी कि इंडस्ट्रियल नोड है वो कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो गया में विकसित किया जा रहा है। दूसरा है आपका विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, एक सेकेंड, विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आईसी मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके लिए जो इंडस्ट्रियल नोड है वो कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो कोपार्थी में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और तीसरा है आपका हैदराबाद बंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो इसके लिए कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो इसके लिए जो आपका इंडस्ट्रियल नोड है वो ओरवाकल में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है कि कोई एक आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए, आशा ही कर सकते हैं क्योंकि पेपर तो हम लोग सेट कर नहीं रहे हैं। चलिए अगला है कि पावर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग अ न्यू 2400 मेगावाट पावर प्लांट आर टू बी टेकन अप टू अ कास्ट ऑफ 21,400 करोड़ एट, तो कहाँ पर, पीरपेंटी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो नए 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र सहित बिजली परियोजनाओं को 21,400 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाना है। कहाँ पर लगाया जाना है, तो पीरपेंटी भागलपुर जिले में, ठीक है। समझ में आई न्यूज़ कि 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र लग रहा है, 2400 मेगावाट जिसकी क्षमता होगी, और इस परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपए खर्चे किए जाने हैं। तो कहाँ पर ये लगेगी, तो पीरपेंटी भागलपुर जिला बिहार में लगने वाली है, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछे कि बिहार के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, तो भाई मेरे पास तो कोई कहीं पानी वानी होता तो मैं चुल्लू भर पानी उनको दे देता, ठीक है। अगला जो है कि द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन अंडर तरुण कैटेगरी टू बी इनहांस्ड फ्रॉम 10 lakhs टू 20 lakhs। तरुण कैटेगरी में मुद्रा लोन को 10 लाख रुपए से कितने रुपए तक बढ़ाया जा रहा है, तो 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक बढ़ाया जा रहा है। याद रखिएगा तरुण श्रेणी में मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए की जा रही है। विच टेम्पल्स इन बिहार विल बी डेवलप्ड एज वर्ल्ड क्लास पिलग्रिमेज साइट एंड टूरिस्ट एरियाज, तो कौन सा ऐसा टेम्पल है, कौन सा ऐसा मंदिर है बिहार में जिसको डेवलप किया जा रहा है वर्ल्ड क्लास पिलग्रिमेज साइट यानी कि विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में और पर्यटन क्षेत्र के रूप में, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 गलियारों को मंजूरी मिली है, ये वही क्षेत्र है। पहला है विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर इन गया और दूसरा है महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बोध गया। तो पहला है विष्णुपद जहां पर भगवान विष्णु के पद का पद चिन्ह देखे जा सकते हैं, और दूसरा है बोध गया का महाबोधि गलियारा जहां पर बोधि वृक्ष था जो कि 6वें पीढ़ी का बोधि वृक्ष है, और भगवान बुद्ध को ज्ञान वहीं प्राप्त हुआ था जो पहली पीढ़ी का था, ठीक है। अगला है कि इन यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो केंद्रीय बजट है उसमें विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन एलोकेटेड विद द हाईएस्ट अमाउंट, किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा धन आवंटित किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है। और कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो टोटल 6,21,940.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी, याद रखिएगा कि रक्षा मंत्रालय वो मंत्रालय है जिसको बजट 2024-25 में सबसे ज़्यादा धन 6,21,940 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है द गवर्नमेंट हैज़ अलोकेटेड एन एडिशनल ऑफ ₹400 करोड़ फॉर इनोवेशन इन डिफेंस अंडर द इनिशिएटिव एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स अदिति प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा रक्षा में नवाचार के लिए इसके अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त भी आवंटित किए गए हैं। उसमें एक पहल है, ठीक है, जिसका नाम है अदिति पहल, ठीक है। अदिति कार्यक्रम के अंतर्गत अभिनव प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए, ठीक है। तो अदिति का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा एसिंग मतलब एस मतलब कि किसी चीज को तेजी देना, डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है अदिति का। पूछा जा सकता है कि 400 करोड़ रुपए जो इनोवेशन के लिए दिए गए हैं रक्षा मंत्रालय को, वो किस स्कीम के तहत या किस कार्यक्रम के तहत दिए गए हैं, तो अदिति प्रोग्राम के तहत दिए गए हैं। अगला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा यूनियन बजट हैज एलोकेटेड 56 करोड़ टू एस्टेब्लिश भारतीय भाषा अनुभाग इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट। विभिन्न भाषाओं के हिंदी में अनुवाद की सुविधा के लिए एक मंच के विकास के लिए, और इसके विपरीत यानी कि हिंदी के अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए, कि बहुत सारी भाषाओं का हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी का अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक मंच के विकास के लिए कुछ पैसे दिए गए हैं। बजट आवंटित हुआ है 56 करोड़ रुपए का, और उसके साथ स्थापना होगी भारतीय भाषा अनुभव की या भारतीय भाषा अनुभाग की, अनुभव की नहीं,
अनुभाग की, ठीक है, भारतीय भाषा अनुभाग की, भारतीय भाषा विभाग की, इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट की। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा भारतीय भाषा अनुभाग के बारे में, ठीक है। 56 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अगला है द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 is prepared by the July 22, 2024 Economic Division of the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance। तो सिंपल सी बात ये कर रहा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो पिछले साल का सारा लेखा जोखा इस वर्ष दिखाता है, और ये चीज बजट के जस्ट एक दिन पहले आती है। तो 23 जुलाई को बजट पेश हुआ है, ठीक है, उसके जस्ट एक दिन पहले 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे आया है। तो पूछ रहा है कौन सा विभाग इसको निकालता है। तो वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का एक विभाग है, आर्थिक प्रभाग जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का इकोनॉमिक डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, वो इसको निकालता है, ठीक। अगला है कि द सर्वे प्रोजेक्ट जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.5 to 7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। तो जो आपका वित्तीय वर्ष 2025 वाला होगा उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, या इकोनॉमिक सर्वे जो बताता है वो कहता है कि जीडीपी वृद्धि जो होगी वो 6.5 से लेकर के 7% के बीच में रहेगी। लेकिन ये कौन कहता है? इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। अगर यही चीज आपका किसी और के हिसाब से पूछे, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पूछ ले, या आरबीआई के हिसाब से पूछ ले, या आपका बजट के अकॉर्डिंग पूछ ले, तो सब चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 6.5 to 7% का अनुमान लगाया है आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। अगला जो न्यूज है यहां पर वो कहता है कि इन फाइनेंशियल ईयर 24 द सर्विसेज सेक्टर ग्रू बाई 7.6%। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, यानी कि जो पिछला वर्ष है 23-24, उसके लिए जो सर्विस सेक्टर है या आपका सेवा क्षेत्र है उसमें 7.6% की वृद्धि हुई है, ऐसा बता रहा है, ठीक है। कृषि में कितने की वृद्धि हुई है? तो कृषि में 4.18% की वृद्धि हुई है। ये भी चीजें हम लोग देख लेंगे। चलिए, चूंकि ये वाली न्यूज ऊपर आ गई है तो देख लेते हैं। ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों में एग्रीकल्चर सेक्टर हैज एक्सपेंडेड बाई 4.18%। तो जो कृषि क्षेत्र है वो आपका 1.8% से वृद्धि किया है पिछले 5 वर्षों की अगर बात की जाए तो। अगला है कि इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में प्राइमरी कैपिटल मार्केट फैसिलिटेटेड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ रुपीज 10.9 लाख करोड़ कि वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक पूंजी बाजारों ने 10.9 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निर्माण की सुविधा प्रदान की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, जो दोनों चीजें अभी हम लोग पढ़े हैं। कृषि के लिए 4.18% और उसके पहले जो हम लोग सेवा क्षेत्र पढ़े हैं 7.6% की ग्रोथ हुई है, वो दोनों चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं कि फॉर द ग्लोबल साउथ द ज्वाइंट प्रोग्राम्स टूवर्ड्स इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड आईपी विल बी बिल्ट बाई जुलाई 2024। तो क्या हो रहा है? नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, जिसको एम कहते हैं, एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो की मदद से एक ज्वाइंट प्रोग्राम चल रहा है। कह रहा है वैश्विक दक्षिण के लिए नवाचार, उद्यमिता और आईपी की दिशा में, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दिशा में संयुक्त कार्यक्रम किसके मदद से चल रहा है? तो पहला है नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन, जिसको एम बोलते हैं, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वीपो द्वारा बनाए जाएंगे। अगला है अकॉर्डिंग टू द GII 2023 रिपोर्ट, इंडिया हैज रिटेन्ड विच पोजीशन अमंग 132 इकोनॉमिक फीचर्ड इन द GII रैंकिंग। तो 40वीं पोजीशन पाया है GII रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं के बीच में। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं GII क्या है, वैश्विक नवाचार। तब तक लाइक कर दो यार, जब तक लिख रहे हैं तुम लोग भी ना यार, जब एक काम करते हो। चलो लाइक करो। GII क्या बोलते हैं? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वीं स्थिति है। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं 40/132, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी रिप्रेजेंट किया करिए, दोनों चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई गुजरात चीफ मिनिस्टर, कौन सी स्कीम है जो कि गुजरात चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल के द्वारा प्रोवाइड की गई है? फॉर टेम्पररी टू प्रोवाइड करने के लिए टेम्पररी हाउसिंग टू अराउंड 1500 कंस्ट्रक्शन वर्कर एट ए नॉमिनल रेट ऑफ ₹5 पर डे। तो ₹5 रोज का लेकर के 15,000 निर्माण श्रमिकों को एक सस्ती दर पर या नाम मात्र की दर पर अस्थायी आवास प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो
तो कितने रुपए ले रहे हैं, तो 5 रुपया पर डे ले रहे हैं। और कहाँ की स्कीम है, गुजरात की स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ है, द चीफ मिनिस्टर परफॉर्म्ड द भूमि पूजन ऑफ 17 ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स फॉर वर्कर्स इन द सिटीज ऑफ अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा एंड राजकोट। तो मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट शहरों में श्रमिकों के लिए 17 आवास संरचनाओं का भूमि पूजन किया है। तो कितनी आवास संरचनाएं हैं, 17 आवास संरचनाएं हैं। कितना रुपया लिया जा रहा है, तो 5 रुपया पर डे का लिया जा रहा है। और अस्थायी रूप से इनको क्या दिया जा रहा है, रहने के लिए घर दिया जा रहा है। ठीक है, अगला है कि हु लॉन्च द 13th एडिशन ऑफ द इंडियाज कैम जुलाई 2024, यानी कि भारतीय कैम या इंडिया कैम का 13वां संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कब लॉन्च किया गया है, ये बात तो पता चल चुकी है कि 20 जुलाई 2024 को 13th एडिशन ऑफ इंडिया कैम लॉन्च किया गया है। और जो रसायन मंत्री हैं हमारे जगत प्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा, उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा। अगला जो है कि वो है थीम ऑफ इंडिया कैम क्या था, तो ये था एडवांटेज भारत, इंडिया केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पेविंग द फ्यूचर। हिंदी में अगर देखेंगे तो देखेंगे लाभ भारत, भारत रसायन और पेट्रोकेमिकल भविष्य को प्रशस्त करना। ठीक है, तो देखिए थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया है, तो कहीं कहीं हो सकता है कि थीम हिंदी वाली थोड़ी सी डिफर करे, लेकिन जहाँ तक मेरे संज्ञान में है तो चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि मैंने एक बार प्रूफ रीडिंग की है और रात से ये कार्यक्रम जो है चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ ऑलमोस्ट करेक्ट है इसमें। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ है, हु लॉन्च द इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 एप्लीकेशन एंड वेबसाइट अ यूनिक इंटरेक्टिव ऐप फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस एप्लीकेशन और वेबसाइट आई है उसकी, और एक इंटरेक्टिव ऐप आया है रजिस्ट्रेशन के लिए भी। तो ये जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया यूनियन मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर से देख लीजिए, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 एप्लीकेशन और वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया। पंजीकरण के लिए एक अद्वितीय इंटरेक्टिव ऐप भी आया हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस का एप्लीकेशन और सारी चीज़ों का शुभारंभ किया है। अ स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, मतलब अद्भुत प्रदर्शन के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है। किसको मिला है, तो ये मिला है आपका पहला लोन परफॉर्मेंस में, मतलब अकेले श्रेणी में पहला मिला है महाराष्ट्र को और दूसरा मिला है उत्तर प्रदेश को। हिंदी में भी न्यूज़ देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार ऋण प्रदर्शन किन राज्यों को दिया गया है, तो पहला महाराष्ट्र को और दूसरा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ये जो लोन था इसको मैंने गलत बता दिया, लोन परफॉर्मेंस का मतलब है ऋण प्रदर्शन। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है इन्होंने, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष पुरस्कार मिला है ऋण प्रदर्शन श्रेणी में, तो पहला महाराष्ट्र और दूसरा उत्तर प्रदेश। तो इसका पूरा डेटा देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा ये वीडियो ख़त्म हो गई थी तो मैंने फिर ऐड करके यहाँ से नई वीडियो स्टार्ट की है। देखिए है क्या, ये जो प्रश्न था हम लोग का कि स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट लोन परफॉर्मेंस। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है कि परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट, जिसको प्रेज कह रहे हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया प्रेज, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये प्रेज अवार्ड है और ये दिया जा रहा है पीएम स्वनिधि के अंडर में, पीएम स्वनिधि के अंडर में। ठीक है, अब इसमें अगर बड़े स्टेट्स को लेकर के अवार्ड देखा जाए, यानी कि लार्ज स्टेट्स कौन कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ठीक, लेकिन अब देखिएगा कि ये प्रश्न क्यों इस लार्ज स्टेट्स को नहीं इन्वॉल्व किया, क्यों इसने लोन परफॉर्मेंस को यानी कि ऋण प्रदर्शन वालों स्टेट्स को इंक्लूड किया, क्योंकि यहाँ पर पहला तो महाराष्ट्र है, कोई बात नहीं, दूसरा है उत्तर प्रदेश और आप जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने, तो सीधी सी बात है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार जो कि ऋण प्रदर्शन में दिया गया है वो मिला है आपका पहला महाराष्ट्र को और दूसरा मिला है उत्तर प्रदेश को। वहीं अगर प्रश्न इस तरह से पूछ ले कि प्रेज या पीएम स्वनिधि का अवार्ड जो अभी हाल ही में दिया गया है उसमें बड़े स्टेट्स में किसको किसको दिया गया है, तो एमपी,
आंध्र प्रदेश और पंजाब को पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर मिला है। आशा करता हूं कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगला चलते हैं, अगली न्यूज देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज है द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग हैज बीन रिवाइज्ड, हु हैज बीन एडेड एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो नीति आयोग की संरचना को संशोधित किया गया है, ठीक है, जिसे पदेन सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। उसमें किसी एक किसको किसको जोड़ा गया है, तो कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो यही चेंजेस किए गए हैं कि नीति आयोग की जो कंपोजिशन है, जो उसकी संरचना है, उसमें एक्स ऑफिसियो के रूप में कुछ मेंबर्स को जोड़ा गया है, जिसमें होम मिनिस्टर आपके अमित शाह, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज चौहान, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह होंगे। अगली न्यूज़ है यहाँ पर कि द फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग आर, तो पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है नीति आयोग के, तो पहले हैं वीके सारस्वत, दूसरे हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र, ठीक है, और अगला है आपके डॉक्टर वीके पॉल, और लास्ट है अरविंद विरमानी। ठीक है, तो वीके सारस्वत, रमेश चंद्र, डीवी के पॉल, मतलब डॉक्टर वीके पॉल और अरविंद विरमानी जो है पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो इससे भी प्रश्न हमेशा पूछता है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आसान सी चीज़ है, आप याद कर सकते हो, मेरे साथ में फिर से बोल सकते हैं कि एक तो है वीके सारस्वत, दूसरे हैं आपका प्रोफेसर रमेश चंद्र, तीसरे हैं डॉक्टर वीके पॉल और अरविंद विरमानी। तो 4 लोग हैं। ठीक है, अगला है कि द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट विल बूस्ट फार्मर्स इनकम थ्रू जुलाई। ठीक है, तो एक चीज जो है, तो स्कीम का नाम है कार्बन फाइनेंस, यानी कि फिर से इसी चीज को एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह जुलाई 2024 के माध्यम से, मतलब जुलाई 2024 में घोषणा की है कि किस स्कीम के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा देगी या उनकी आय को बूस्ट करेगी। तो नाम है कार्बन वित्त के माध्यम से। ठीक, अब एक स्कीम थी जो हमने ऊपर पढ़ी है, उसका नाम इस पीडीएफ में छूट गया था, उसको हम अपडेट कर दे रहे हैं। तो ये जो योजना थी जो गुजरात में चल रही थी ₹5 पर डे के हिसाब से, तो योजना का नाम है श्रमिक बसेरा स्कीम या योजना। ठीक है, श्रमिक बसेरा स्कीम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं देखने। आपको कैसा लग रहा है, कम से कम ये तो बताते रहो बीच बीच में यार, तुम लोग गजब हो यार। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ये भी बता सकते हैं कि न्यूज़ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो बताओ। ठीक है, इंडिया विल सेंड इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो भारत जो है अपना मानव यान जो है कब भेजेगा अंतरिक्ष में, तो मानव अंतरिक्ष यान भेजेगा 2025 में। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, 2 हेडिंग्स यहाँ पर छूटी हुई हैं, उसको हिंदी में कवर कर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और दूसरी चीज़ है वन साइंटिस्ट वन प्रोड्यूसर्स प्रोग्राम 16 जुलाई 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा शुरू किया गया। क्या नाम है और कब शुरू किया गया है, दोनों पॉइंट याद रखना है। तो नाम है वन साइंटिस्ट वन प्रोड्यूसर्स प्रोग्राम, ठीक है ना, वन प्रोड्यूसर्स प्रोग्राम। ठीक, 16 जुलाई को स्टार्ट हुआ है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के द्वारा शुरू किया गया है। अगली जो न्यूज़ है यहाँ पर वो है कि विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च अ मिशन टू स्टडी द एपोफिस एस्ट्रॉयड विच इज पासेस वेरी क्लोज टू अर्थ, जुलाई 2024। तो एक एस्ट्रॉयड है, एक क्षुद्रग्रह है जो कि जिसका नाम है एपोफिस। ठीक है, एपोफिस क्षुद्रग्रह जो कि पृथ्वी के नज़दीक से गुजरा है, ठीक है, बहुत करीब से गुजरेगी। तो इसके लिए एक मिशन लॉन्च कर रही है कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी, तो उसका नाम है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं कि विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड अ मेथड टू अटैच लिविंग स्किन टिश्यू टू रोबोटिक फेसेस एंड मेक देम स्माइल। किस देश के वैज्ञानिकों ने रोबोट चेहरे पर जीवित त्वचा के ऊतकों को संलग्न करने और उन्हें मुस्कुराहट भरा बनाने के लिए एक विधि जो है अपनाई है। तो जापानीज साइंटिस्ट हैं, जापान के वो साइंटिस्ट हैं। देखो, जापान के लोग खुद तो कम मुस्कुराते हैं, कभी भी चाहे आप जापानी मूवी देख लो या जापानी लोगों को देख लो,
बहुत कम मुस्कुराते थे, शिंजो अबे मुस्कुराते थे, ठीक है। तो वो जो है जापानी लोग बहुत कम मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके जो साइंटिस्ट हैं वो क्या किए हैं कि एक लिविंग स्किन जो है वो लगा रहे हैं रोबोट के चेहरे पर, ठीक है ना। रोबोट के चेहरे पर जीवित त्वचा के ऊतक लगा रहे हैं, टिश्यू लगा रहे हैं, जिससे कि रोबोट भी मुस्कुराएगा। चलो अगला है द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, पहली मलेरिया की वैक्सीन इन आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट जो है, घाना, आइवरी कोस्ट, ये सब आपके एक तरह से समझ सकते हो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है ना। इस एरियाज में यहाँ पर पड़ती हैं, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली जो मलेरिया की वैक्सीन है जिसका जो लॉन्च हुई है इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मिले जुले प्रयास के द्वारा, ठीक है। तो न्यूज़ समझ में आ गई होगी कि आइवरी कोस्ट जो कि अफ्रीका में पहला मलेरिया टीका 15 जुलाई 2024 को भारत के सीरम संस्थान और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आइवरी कोस्ट कंट्री में लॉन्च किया गया है, जो कि अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री है। विच यूनिवर्सिटी टीम वॉन द रोबोट कॉम्पिटिशन डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024। तो कौन सा विश्वविद्यालय की टीम है जो कि डीडी रोबोकॉन इंडिया, एक जो प्रतियोगिता चल रही थी, उसको जीत गई है, जो कि जुलाई 13-14-2024 के आसपास चल रही थी। तो नाम है उसका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निरमा यूनिवर्सिटी गुजरात। अच्छा, तो निरमा यूनिवर्सिटी के बारे में मैं जान भी रहा हूँ। निरमा यूनिवर्सिटी गुजरात की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर जो है एक प्रतियोगिता थी जो डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 के माध्यम से, और वहाँ पर नहीं थी, मतलब कि जो डीडी रोबोकॉन प्रतियोगिता चल रही थी वो निरमा यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निरमा यूनिवर्सिटी गुजरात की, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि कौन सा विश्वविद्यालय की टीम है जिसने रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया, याद रखिएगा, इसको जीत लिया है। तो प्रौद्योगिकी संस्थान निरमा विश्वविद्यालय गुजरात ने जीत लिया है। अगला है द सेकेंड नेशनल सेमिनार सौष्टुतम शाल्वा सम्मेलन वॉज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड बाई। तो देखिए बहुत टेढ़ा नाम है, जीभ थोड़ी टूट जाएगी, तो हिंदी में भी पढ़ोगे तो भी दिक्कत होगी। तो देख लेते हैं कि राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, सौष्टुतम शाल्वा सम्मेलन सफलतापूर्वक हुआ है, शल्य तंत्र विभाग AIIA द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि द डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र AIIA, अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ठीक है। तो AII के द्वारा जो है दूसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका नाम है सष्टुतम शाल्व सम्मेलन, और ये शल्य तंत्र विभाग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा दूसरा सेमिनार इसका हुआ है। कोई न्यूज़ छूट तो नहीं रही, ऊपर देख लेते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव, किसने आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो देखिए आइडियाज़ फॉर लाइफ या लाइफ इनिशिएटिव, जहाँ भी लाइफ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट करके एक स्कीम आई थी, लास्ट ईयर बजट में भी था उसके बारे में। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा ही आएगा। तो आइडियाज़ फॉर लाइफ जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे, ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और कौन से व्यक्ति ने लॉन्च किया है, तो जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने ही इस पहल को, आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल को शुरू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इसमें स्टार मार्क कर रहा हूँ और एक बिटकॉइन बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला जो हम लोग का न्यूज़ है वो क्या है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गीफ ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड द सेंट्रल वाटर कमीशन। तो किसको गीफ ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो गीफ का फुल फॉर्म क्या है ये भी जान लेते हैं, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन, दैट इज कॉल्ड गीफ, ठीक है। तो हिंदी में भी देख लेते हैं कि किस संगठन को GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो CWC केंद्रीय जल आयोग को जो है सम्मानित किया गया है। अगला है ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, किसके द्वारा ग्लोबल वाटर टेक समिट ऑर्गेनाइज हुई थी, तो गीफ के द्वारा हुई थी, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा हुई थी, ठीक है। अगला जो है सेम वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि ग्लोबल वाटर टेक समिट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुई थी, तो गीफ के द्वारा, यानी कि ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर आती है दोस्तों,
नेक्स्ट न्यूज़ का थोड़ा सा कलर वलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये ठीक है। चलो, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड CFAF, किस कंट्री ने लॉन्च किया है, यानी कि जलवायु वित्त कार्यवाही कोष किस देश ने लॉन्च किया है 19 जुलाई को? तो अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, ठीक है। एक बारी लोकेशन आप उसका देख लीजिएगा। तो अजरबैजान ने लॉन्च किया है आपका क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड CFAF, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि हु हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, तो किसने जो है राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र उद्घाटन किया है? देखिए, बहुत सारे अनुमान केंद्र खुलते हैं, लेकिन भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूस्खलन की घटनाएं आप देख रहे हैं कि जोशीमठ, सिक्किम, GLOF यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये सारी घटनाएं जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी शिवालिक के क्षेत्रों में देखी जा रही हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय जी किशन रेड्डी ने किया है, ठीक है। अगला आता है रीजनल कंसल्टेशन प्रोग्राम ऑन द साइंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस, तो कहाँ पर प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा छोटा ही कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि दिखाई दे रहा होगा, हालांकि टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो गया है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहीं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या इंटरनेट होगा तो आप लोग ठीक ठाक देख सकते हो। और जो लोग अभी देखने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनको टेक्स्ट उतने क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ उनसे अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि वो जो है वीडियोस को डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड में टाइम लगेगा और उसके बाद फिर वीडियो को प्रॉपरली देख लेंगे, ठीक है। चलिए, या फिर अगर वो भी नहीं होता, अगर साइज बड़ी हो जा रही है, मान लीजिए इन केस अगर लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप लोग एक काम करिए कि बस आवाज़ सुन लीजिए, आवाज़ से भी आपको उतना ही लाभ होगा। जैसे जो भी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, अगर वो चाय बना रही हैं, खाना बना रही हैं या किसी भी घर के काम में व्यस्त हैं, तो ऑडियो मोड पर इसको लगा करके ईयरफोन में या स्पीकर पर आप सुन सकते हैं। अगर लड़के लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं तो वो अपनी गाड़ी में या अपनी बाइक पर भी, बट बाइक पर उतना उचित नहीं है, ठीक है, कार में आप सुन सकते हो ऑडियो मोड में, या अगर आप गाने सुनने के शौकीन हो तो भी सुन सकते हो। बाकी लोग जो लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं और फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो भी असुविधा है उसके लिए मुझे बहुत खेद है। चलिए, अगली जो न्यूज़ है वो मैं बताया था कि नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर किसने इनॉग्रेट किया? तो जी किशन रेड्डी, जो कि कोल और माइंस के मिनिस्टर हैं। अगला न्यूज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रीजनल कंसल्टेशन प्रोग्राम ऑन द साइंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम ये लखनऊ में किया गया। फिर अगली जो न्यूज़ है वो है कि विच टीम हैज़ 9th एडिशन ऑफ विमेंस वॉन क्रिकेट एशिया कप, कौन सी टीम ने महिला एशिया कप जीता है? ठीक है, 9वां एडिशन जो हुआ था, मतलब ये श्रीलंका ने जीता है, और किसको हराया है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसने जो है भारत को हराया है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, डिफीटेड इंडिया। मुझे लगता है कि जीतने से ज़्यादा हारने पर जो है ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि महिला क्रिकेट टीम एशिया कप में फाइनल में हार गई है, ठीक है। लोगों को लग रहा था कि वो जीत जाएगी, लेकिन वो हार गई है, और किससे हारी है? तो श्रीलंका से हारी है, और 8 विकेट, यानी कि बुरी तरह हारी है, ठीक है। एक रिकॉर्ड कह सकते हो कि हार है ये, ठीक है। चलिए आइए, अगला जो यहाँ पर हम लोग वन लाइनर प्रश्न देख रहे हैं वो क्या है? वो है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स नियर स्कूल, कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि अब किसी भी स्कूल के पास उच्च कैफीन ऊर्जा पेय की बिक्री नहीं होगी। और मैं देखता हूं कि बच्चे, मतलब मैं किसी का दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी चीज़, स्टिंग हो गया या इस तरह की कोई भी हाई कैफीन ड्रिंक बच्चों को नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है। ऐड देख करके प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक अच्छा कदम है ये महाराष्ट्र सरकार का, कि हाई एनर्जी ड्रिंक या हाई कैफीन ड्रिंक जो है अब किसी भी स्कूल के आसपास में नहीं बिकेगी। अगला है कि विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। तो कौन सा वो स्टेट है जो कि
हॉर्टिकल्चर में जो है पहला, यानी कि बागवानी में, हॉर्टी की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी गलत हो गई है, HORTI होगा। तो हॉर्टिकल्चर अवार्ड जीता है, बेस्ट स्टेट का, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। तो वो राज्य है नागालैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का नाम इस तरह से आता है। तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य ने कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है। वो आपका प्रदेश है नागालैंड। अगला है कि द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड ऑफ 2024 किसको दिया गया है? बेस्ट एग्रीकल्चर का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, तो वो दिया गया है महाराष्ट्र को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोग हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल इस तरह के स्टेट्स को ज़्यादा टिक करना चाहेंगे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो है, या आंध्र प्रदेश को करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार का इनाम मिल चुका है। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 रोज टू कितने रुपए से बढ़ गया है अगर वित्त वर्ष 2024-25 की शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह की बात की जाए इनकम टैक्स में। ठीक है, तो ये जो है टोटल 5.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है, 5.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। क्षेत्र विशिष्ट, क्षेत्र अज्ञेय और ऋण वैकल्पिक निवेश कोष निवेश के माध्यम से स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? अच्छा ठीक है, दो इसमें मिल गया, कोई बात नहीं। यहां से जो है अगली न्यूज़ है, मैं इसको जो है अंडरलाइन कर देता हूं। यहां से अगली न्यूज़ है, ये अगली न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, कहीं कहीं टेक्निकल टीम से गलती हो जाती है। तो एग्रीश्योर न्यूज़ को लेकर के यहां पर जो है क्विज है। तो चलिए यहां से न्यूज में फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, एंड एग्रीप्रेन्योर्स, यानी कि जैसे एंटरप्रेन्योर होता है उसी तरह एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर आप एक उद्यमिता करोगे तो उसको बोलते हैं एग्रीप्रेन्योर। एग्रीप्रेन्योर्स थ्रू सेक्टर स्पेसिफिक, क्षेत्र विशेष या सेक्टर एग्नोस्टिक। ठीक है, सेक्टर एग्नोस्टिक का मतलब क्या होगा यहाँ पर? सेक्टर उद्यमी के माध्यम से ही वही चीज कह रहा है। ठीक है, तो सेक्टर क्षेत्र अज्ञेय, एग्नोस्टिक क्षेत्र अज्ञेय मतलब जिसके बारे में जान रहे हैं। डेट अल्टरनेटिव्स इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट इज अबाउट टू लॉन्च। तो इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीश्योर योजना शुरू की है। अब उसी योजना को हम लोग हिंदी में भी पढ़ रहे थे कि क्षेत्र विशिष्ट, क्षेत्र अज्ञेय और ऋण वैकल्पिक निवेश कोष निवेश के माध्यम से स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को समर्थन करने के लिए। बेसिकली आप एक ही पॉइंट याद रखो कि पहला तो क्षेत्र विशेष हो गया कि जो एग्रीकल्चर के लिए काम करना चाहते हैं और निवेश के माध्यम से स्टार्टअप करना चाहते हैं, और कृषि उद्यमियों को अगर समर्थन करने के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है एग्रीश्योर। ठीक है, योजना का नाम है एग्रीश्योर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे भी छूट गया था तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी भगवान जो है हिंट करते रहते हैं, या गॉड या अल्लाह, जो भी आप जिसको भी मानते हैं। चलिए कह रहा है कि हु हैज ऑल्सो लॉन्च द एग्रीश्योर ग्रीनथॉन 2024 टू प्रमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और किसने ये लॉन्च किया है? तो आपको नाबार्ड का नाम पता होगा, ठीक ना। तो नाबार्ड ने लॉन्च किया है ये एग्रीश्योर ग्रीनथॉन। ठीक, जैसे मैराथन होता है उसी तरह कृषि ग्रीनथॉन 2024 की शुरुआत की है। किसने की है? तो नाबार्ड ने की है, अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड है, और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका मुंबई में, याद रखिएगा मुंबई में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला जो न्यूज़ है, एज पर द नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार इंडियाज ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर हैज इम्प्रूव्ड टू, कितना इंप्रूव हो गया है? किसके अकॉर्डिंग? नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जो लेटेस्ट डेटा है 12 जुलाई 2024 तक का, उसमें 71 तक जो है सुधर गया है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य स्कोर। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कि विच स्टेट इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट विद अ स्कोर ऑफ 79 ऑन दिस इंडेक्स। तो
कौन सा वो राज्य है जो कि इस इंडेक्स में सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बना है 79 के स्कोर के साथ? तो वो स्टेट है उत्तराखंड और केरला। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई जगह मैंने इसको देखा भी है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से एग्जाम में आने की इसकी संभावना पूरी की पूरी है। ठीक है, तो कौन सा राज्य है इस सूचकांक में 79 के स्कोर के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उभरा है? तो पहला है उत्तराखंड और दूसरा है केरल। फिर है पहला दूसरा नहीं, मतलब उत्तराखंड और केरल। ठीक है, दोनों ही 79 का स्कोर रखे हैं। बिटवीन 2018 टू 2023-24, 2018 से लेकर के 23-24 के मध्य में कौन सा स्टेट है जो कि सबसे तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, यानी कि सबसे तेजी से प्रगति कर रहा है? वो कर रहा है उत्तर प्रदेश। तो ये भी प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि आप जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने। ठीक है, अगला है विच पोर्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? कौन सा ऐसा पोर्ट है जो भारत का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन चुका है? सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन चुका है, उसका नाम है विझिंझम अंतरराष्ट्रीय सागर बंदरगाह। ठीक है, विझिंझम इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो याद रखिएगा विझिंझम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ठीक है, क्या लिखा रहा है यार? ठीक, तो विझिंझम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है। कहाँ स्थित है ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो नाम से भी पता चल रहा है कि केरला में स्थित है। ठीक है, चलिए आइए अगली न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं कि अगली न्यूज़ है रिसेंटली वेयर वॉज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड? कहाँ पर डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन हुआ है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कोच्चि केरला में हुआ है। तो विझिंझम एयरपोर्ट अभी हमने देखा, और सॉरी विझिंझम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट देखा, और उसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया पैसिफिक शिखर सम्मेलन भी कोच्चि के केरला में ही हुआ है, यानी कि स्टेट सेम है। द थीम ऑफ द इवेंट, थीम क्या था? फार्मर सेंट्रिक इनोवेशंस इन डेयरिंग, यानी कि डेयरी में किसान केंद्रित नवाचार। तो इसका जो थीम था वो था डेयरी में किसान केंद्रित नवाचार या फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग। नेक्स्ट है कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज? ऐसा कौन सा दक्षिण पूर्वी देश है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि अलाउ कर दिया है या रिकॉग्नाइज कर रहा है सेम सेक्स मैरिज की, समलैंगिक विवाह को? तो वो जो देश है वो है आपका थाईलैंड। थाईलैंड वो देश है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दे दी है। अगला है कि किस संगठन ने कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जारी की है? तो मर्सर जारी करता है, जो कि यूएसए आधारित वैश्विक परामर्श फर्म है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जो जारी करता है वो जारी करता है मर्सर, और इसके हिसाब से 5 सबसे महंगी सिटी कौन सी हैं? तो पहला है हांगकांग, फिर है सिंगापुर, फिर है ज्यूरिख, जेनेवा और बेसल। ठीक है, हांगकांग है, हांगकांग आपको पता है चाइना का भी एक कह सकते हो और सेपरेट भी कह सकते हो, क्योंकि हांगकांग कभी कभी खुद को सेपरेट बताता है, हालांकि है नहीं। ठीक है, दूसरा है सिंगापुर। तो सिंगापुर आप जान ही रहे हो कि सारी बड़ी कंपनीज वहीं पर है, क्योंकि वहाँ पर टैक्स स्लैब्स या टैक्स रिजीम जो है एक बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता। फ्लिपकार्ट या इस तरह की जितनी भी कंपनी है एक समय में वो हांगकांग में हुआ करती थी, फिर उसके बाद सबकी सब सिंगापुर में चली गई। फिर है ज्यूरिख आपका, फिर है जेनेवा और फिर है बेसल। ठीक है, ये 5 सबसे महंगे शहर हैं। अगला है कि विच कंट्री रिमूव्ड फ्रॉम इट्स ग्रे वॉज लिस्ट? तो यहां पर कुछ चीजें गलत है, उसको मैं ठीक कर दे रहा हूं। ग्रे लिस्ट की बात कर रहा है, विच कंट्री हैज बीन रिमूव्ड होगा। विच कंट्री हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इस ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज रिक्वायरिंग स्पेशल सिक्योरिटी बाय द इंटरनेशनल क्राइम वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो तुर्की वो कंट्री है जिसको ग्रे सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हिंदी में। तो हिंदी में लिखा हुआ है कि किस देश को अपनी ग्रे सूची से हटा दिया गया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध प्रहरी वित्तीय कार्यवाही कार्यबल द्वारा विशेष जांच की आवश्यकता है। तो वो है आपका तुर्की। नेक्स्ट है कि फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पहला सोलर फेस्टिवल मन रहा है, वैश्विक सोलर फेस्टिवल मन रहा है आईएसए के द्वारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। कहाँ पर बनेगा? तो नई दिल्ली में। और स्थित कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। किसके साथ स्थापना हुई थी? तो आपका फ्रांस के साथ मिलकर के भारत ने स्थापित किया था। जो भी आपके सोलर वाली कंट्रीज हैं, यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में जितनी कंट्रीज पड़ती हैं उनमें सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, तो उन्हीं कंट्रीज को मिला करके सोलर
अलायंस बना था। मेंबर इसके 100 के पार हो चुके हैं। आप लोग एक बार कंफर्म करके मुझे बताइए कि कितने मेंबर अभी वर्तमान में हैं। फिर कह रहा है कि द 4 कोर थीम्स एट द इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल विल बी द रोल ऑफ यूथ, ठीक है, कम्युनिटीज, वीमेन एंड प्राइवेट सेक्टर। तो 4 कोर यानी कि 4 मुख्य विषय हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव के। तो पहला है युवा, जो कि होने भी चाहिए, दूसरा है समुदाय, तीसरा है महिला, जो कि होनी चाहिए, और चौथा है निजी क्षेत्र की भूमिका, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव के 4 विषय में से 2 जो है वो सेम अपने बजट वाले में भी, बजट के थीम में भी या सब्जेक्ट में भी मैच करते हैं, जिसमें युवा और महिलाएं सेम है। उसके अलावा निजी क्षेत्र और समुदाय जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में एक्स्ट्रा है। फिर आता है कि इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट आफ्टर विच कंट्रीज। तो भारत जो है तीसरा विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है, यानी कि सबसे बड़ा घरेलू विमानन क्षेत्र बन चुका है किस देश के बाद? तो अमेरिका, चीन और भारत। कुछ स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अमेरिका है, चाइना है, चाइना तो हर जगह रहता है दोस्तों, ठीक है, और तीसरे नंबर पर है अपना प्यारा इंडिया, ठीक है। पढ़ते रहिए आप लोग, गुमराह मत होइए। हिंदी इंग्लिश दोनों ला दिया हूं, केवल बहाना करने से काम नहीं चलेगा। 20 दिन एग्जाम सरक गया, उससे कुछ नहीं होना है, ठीक है। जितनी और एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे इसमें सितंबर की न्यूज़ दी हुई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मिड अक्टूबर तक की कवर कर दें। अगर एग्जाम दिसंबर है तो नवंबर तक की कवर कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पहले पढ़ना तो शुरू करो यार, पढ़ते रहो ना, जितनी चीजें कवर कर लोगे उतनी चीजें रिवाइज करने में आसान रहेगा। चलो, और बता दे रहा हूं, कम से कम 3 बार ये वीडियो देखिए आप लोग। चलिए, तो अगला देखते हैं कि अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों। तो इंडिया हैज सरपास्ड विच कंट्री कमिंग फ्रॉम 5th to 3rd लार्जेस्ट मार्केट विद एन एयरलाइन कैपेसिटी और 15.5 मिलियन सीट्स। तो 15.5 मिलियन सीट के साथ इंडिया ने सरपास कर दिया है किन 2 देशों को, यानी कि सरपास करने का मतलब है कि आगे निकल गया है किन 2 देशों से, और 5वें से तीसरे सबसे बड़े एविएशन या एयरलाइन क्षमता के मार्केट के रूप में उभरा है। तो वो 2 देश हैं आपका, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। तो इन दोनों कंट्रीज़ को पीछे करके अमेरिका, चाइना के बाद अब तीसरे स्थान पर इंडिया आ चुका है, जिसकी टोटल सीटों की एयरलाइन क्षमता में सीटों की संख्या जो है वो है 15.5 मिलियन, ठीक है। अगला है कि कौन सा देश 2023 में ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं में के लिए चौथा सबसे बड़ा मेजबान देश बन करके उभरा है। तो ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं में चौथा सबसे बड़ा जो देश है वो भारत बन करके उभरा है। तो इसका उत्तर जो है वो है भारत, ठीक है। तो विच कंट्री इमर्ज्ड एज द 4th लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट में भारत चौथा जो देश है वो बनकर के उभरा है। अगला है कि इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया जो है चौथी रैंक रखा है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में विश्व में भारत जो है 63वां रैंक हासिल किया है। विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो एनवीडिया कभी कभार आप गेम खेलते होगे तो उसमें एनवीडिया का बना हुआ गेम होता है, या कभी कभार जो आपका ग्राफिक कार्ड होता है ये जो है एनवीडिया का बना हुआ होता है। तो ये सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, ठीक है, एनवीडिया। ये पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि अगर इसमें एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन देता है तो शायद लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। तो एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अगला है कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर बन रहा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी मिली है, ठीक है, जो वाराणसी में बन रहा है। फिर अगला जो न्यूज़ है वो है किस राज्य ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए, ये कहीं जो है कुछ न्यूज़ गलत हो गई है, तो मैं एक बारी कंफर्म करना चाहूँगा, ठीक है। तो इसको पॉज करते हैं इस वाली न्यूज़ को, और इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक, इस न्यूज़ को बाद में देख लेंगे अभी। अगला न्यूज़ पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स AIPI डैशबोर्ड वॉज रिलीज्ड बाई, मतलब किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स AIPI जिसको बोल रहा है, ये रिलीज़ किया जाता है आपके IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो वही चीज़ सेम हिंदी में भी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स डैशबोर्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है यहाँ पर कि इकोनॉमी कंट्री विद द हाईएस्ट रेटिंग,
कौन सी कंट्री है उच्चतम रेटिंग वाली अर्थव्यवस्था की, तो वो है सिंगापुर, जिसकी रेटिंग है 0.80। ठीक है, तो विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट इकोनॉमिक रेटिंग, तो उस कंट्री का नाम है आपका सिंगापुर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। टोटल कितनी कंट्रीज़ में भारत की रैंक कितनी है, तो इस तरह की 174 कंट्रीज़ में भारत की रैंक है 72वीं। ठीक है, तो यानी कि भारत जो है इकोनॉमिक रेटिंग में 72nd नंबर पर है, यानी कि 72वें नंबर पर है 174 देशों में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला जो न्यूज़ है वो है इंडिया एट विच रैंक एज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड, कि भारत विश्व में किस नंबर का प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है तंबाकू का। तो भारत जो है वो दूसरे नंबर का प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, उत्पादक भी है और आपका उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो भारत जो है किस स्थान पर है, तो सेकंड नंबर पर है, यानी कि दूसरे नंबर पर है। चलिए फिर कह रहा है कि द थर्ड एंड फाइनल पुष्पक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुली कैरिड आउट बाई जून 23 2024, यानी कि जून 23 में तीसरी और फाइनल जो आपका पुनः योज प्रक्षेपण यान है जिसका नाम पुष्पक रखा गया है, इसकी तीसरी और अंतिम उड़ान जो है सफलतापूर्वक इसरो के द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई, यही प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसरो के द्वारा जो है इसकी उड़ान की गई है। ठीक है, फिर जो एक न्यूज़ हम लोग की छूटी थी वो भी पता चल चुकी है कि किस राज्य ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए जो है पहला रैंक जीता है या अवार्ड जीता है। ठीक है, विच स्टेट वॉन द फर्स्ट रैंक अवार्ड फॉर मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, विच स्टेट वॉन द फर्स्ट रैंक अवार्ड फॉर मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो राज्य का नाम जान जाइए, राज्य का नाम है गुजरात। ठीक है, बाकी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। राज्य का नाम है गुजरात, जिसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पहला अवार्ड जीता है। चलिए अगला जो न्यूज़ हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो है आपका हु रिलीज इंडियाज फर्स्ट ज्वाइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन, किसने जो है ज्वाइंट संयुक्त सिद्धांत किसने जारी किया है साइबर स्पेस ऑपरेशन को लेकर के, तो सीडीएस अपने जो अनिल चौहान है उन्होंने पहला ज्वाइंट डॉक्ट्रिन या संयुक्त सिद्धांत जारी किया है साइबर स्पेस ऑपरेशन को लेकर के। इंडिया विल बी विच नंबर ऑफ कंट्री टू लॉन्च इट्स ओन डीप सी मिशन, चौथे नंबर का भारत जो है वो देश है जिसने अपना डीप सी मिशन लॉन्च किया है या गहरे सागर मिशन की शुरुआत की है। तो भारत छठवां देश है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं इसको भी जो है टिक कर रहा हूँ, आने की संभावना इस प्रश्न के भी ज़्यादा है। विच कंट्रीज हैव देयर ओन डीप ओशन मिशन, कितनी कंट्रीज हैं जिनका स्वयं का गहरे महासागर का मिशन जो है वो स्वयं का है, तो ये कुल मिलाकर के कंट्रीज़ हैं। पहला यूएसए, दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना, चौथा है फ्रांस और पांचवा है जापान, और भी छठवां कौन बन गया है, तो अपना प्यारा भारत देश जो है वो डीप सी मिशन में कामयाब हो चुका है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस सुसाइड ड्रोन दैट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द इंडियन आर्मी रिसेंटली, उसका नाम है नागास्त्र 1। भारत के द्वारा अपना स्वदेशी रूप से बनाया हुआ आत्मघाती ड्रोन यानी कि सुसाइड ड्रोन का नाम क्या रखा गया है जो कि भारतीय सेना को मिला है, उसका नाम है नागास्त्र। ठीक है, तो इंडियन आर्मी को रिसीव हुआ है एक आत्मघाती ड्रोन जो कि स्वदेशी रूप से बना हुआ है और भारत का पहला है, उसका नाम है नागास्त्र 1। अगला है कि इट इज़ डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया है, तो सौर उद्योग या सोलर इंडस्ट्री जो नागपुर की है उसके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी, तो भारतीय हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो उप लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव। तो याद रखिएगा ये महिला भी हैं पुरुष भी हैं, मतलब कि नाम ऐसा है दोस्तों, बस ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि अनामिका राजीव, तो नाम जहाँ भी इनका आएगा तो ये जान जाइएगा कि ये कुछ मर्दाना चीज़ उड़ा रही हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट है, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई आहत ना हो जाए मेरी बातों से। ठीक है, बस याद करने के लिए एक ढंग बस बता रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर थोड़ा सुनने में मैस्कुलिन वर्ड लगता है। ठीक है, तो उप लेफ्टिनेंट जो है अनामिका राजीव, तो दोनों लोग मिलकर तो उड़ा ही लेंगे, कहने का मतलब अनामिका राजीव उनका नाम है। ठीक है, अगला है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, तो कौन सी कंट्री है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड का रिचेस्ट सोर्स है या लार्जेस्ट सोर्स है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, तो
2020 में घोषित हुई थी। ठीक है, तो ये जो है चीन है जो कि 16% नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन करती है और इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस भी कहते हैं। और ये एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद कौन है? इसके बाद आपका देश है भारत। तो दूसरा N2O का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है, रिलीज कौन करता है? तो इंडिया जो है दूसरे नंबर पर रिलीज करता है। ठीक है, फिर अगला आता है कि न्यू टाइगर रिजर्व वाज अनाउंस्ड टू बी सेटअप इन उत्तर प्रदेश एट विच प्लेस। एक नया टाइगर रिजर्व भारत में बन रहा है। इसके पहले आपको पता है कि रानीपुर बना था, ठीक है, चित्रकूट में जो कि था, और इसके बाद एक और बन रहा है जिसका नाम है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, SWS। ठीक है, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य में एक नया टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है जून में। फिर कह रहा है कि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। तो आपको पता है कि बलरामपुर और श्रावस्ती की अगर लोकेशन आप लोग देखोगे तो नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है, और गोंडा, इन 3 जगह पर जो है श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में जो है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है, और उसी को जो है टाइगर रिजर्व में बदला जाएगा या बनाया जाएगा। ठीक है, विच सेंचुरी विल बिकम द सेकेंड होम फॉर चीताज इन इंडिया। ऐसा कौन सा अभयारण्य है जो कि चीता के लिए दूसरा घर बन के उभरा है आफ्टर द कूनो नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क के बाद तो वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो दूसरा घर बन के उभरा है आपका कूनो नेशनल पार्क के बाद से चीता के लिए। ठीक है, तो चीतों के लिए जो है घर बन के कौन उभरा है? चिकटा लिख दिया है, चीता के लिए दूसरा घर बन के उभरा है आपका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए, कुछ काम आप लोग भी करिए, जिसको मालूम है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, क्योंकि कूनो जो है वो आपका MP में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि द थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज। तो 2024 की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? हमारी भूमि के नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन हमारा भविष्य। ठीक, तो हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर है, देख लेते हैं। कह रहा है लैंड रिस्टोरेशन यानी कि जो भूमि की बहाली, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण, एंड ड्रॉट यानी कि सूखा, रेजिलियंस अंडर स्लोगन। तो एक स्लोगन के अंदर आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी भूमि हमारा भविष्य के अंतर्गत जो है, इस नारे के अंतर्गत भूमि की बहाली करना, मरुस्थलीकरण रोकना और सूखे से जो है लड़ना, यही जो है हमारा इस बार का पर्यावरण दिवस का थीम है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है यहाँ पर वो है कि विच 2 बर्ड सेंचुरी ऑफ बिहार हैव बीन ऑफिशियली एडेड टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन के अंडर में 2 वेटलैंड जो है बिहार की शामिल हुई हैं, उनका नाम क्या है? तो नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी यानी कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने आपके रामसर साइट्स हो चुके हैं इंडिया में? तो 85 हो चुके हैं, 3 और जोड़े गए हैं इसके बाद से। ठीक है, वो भी अभी आगे आने पर बता दूंगा, या आप लोग अगर जुलाई अगस्त का नहीं देखे हो तो मेरा सजेशन है कि जुलाई अगस्त वाली न्यूज़ जाकर के देख लेना। 2 तमिलनाडु का है और एक किसी और प्लेस का, अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जोड़े गए हैं। ठीक है, फिर आता है द बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस। तो बॉन क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है बॉन का, किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो बॉन जर्मनी में किया गया था। ठीक है, फिर अगला आता है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल गोल्फ टूर टीम ऑफ इंडिया। तो PGTI यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल गोल्फ टूर टीम ऑफ इंडिया किसको लॉन्च किया गया है? तो क्रिकेट लीजेंड एंड पैशन मेच्योर गोल्फर कपिल देव जो है, उनको, शौकिया गोल्फर हैं ये। ठीक है, कपिल देव को भारतीय व्यावसायिक गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, तो काफ़ी ट्रिकी प्रश्न हो सकता है इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि कपिल देव खेल मतलब शौक में गोल्फ खेलने के शौकीन थे, जिनको भारतीय व्यावसायिक गोल्फ टूर ऑफ इंडिया में अध्यक्ष के पद पर नामित कर दिया गया है। तो 3-4 ऑप्शन और दे देगा, टाइगर वुड का ऑप्शन दे देगा, तो सब लोग मैक्सिमम लोग टाइगर वुड से, इस तरह की लोगों को, जो लोग प्रोफेशनल गोल्फ खेलते हैं एक्चुअली, उनको आप लोग टिक करके चले आओगे। ठीक है, चलो अगला है कि हु रिसीव्ड द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024 जून में दिया गया है। कृष्णा पारेख को दिया गया है, जो कि एक रिनोन्ड लीडिंग मुंबई पुलिस काउंटर टेररिज्म यूनिट फोर्स 1 की
व्यक्ति हैं, यानी कि हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसको मिला है, तो कृष्णा प्रकाश को मिला है, जो कि मुंबई पुलिस की आतंकवाद विरोधी इकाई फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध है। नाम याद रखिएगा, हिंदी साहित्य भारती का पुरस्कार है और मिला है कृष्णा प्रकाश को, जो कि मुंबई पुलिस की आतंकवादी विरोधी इकाई फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला है कि द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसको ही बता दे रहा हूं मैं आपको, इंग्लिश वालों को समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार इंग्लिश में पहले पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फिर से हिंदी में पढ़ूंगा समझा के कि द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो भी स्कूल शिक्षा विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का, उसने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और डेवलप करने के लिए क्या चीज, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, यानी कि राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए, मतलब संस्थाओं में एक ई पुस्तकालय हो या ई लाइब्रेरी हो, इस तरह का ढांचा विकसित करने के लिए जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा विभाग है, उसने किसके साथ अभी एक MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, तो NBT के साथ किया है, नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ किया है, ठीक है, अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके साथ ही। तो लेक्चर को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, 3-4 लेक्चर में इसको कवर करेंगे, तो ये यहीं पर हम लोग खत्म कर रहे हैं। एक न्यूज़ और है, उसको पढ़ करके लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं कि विच कंट्री हैव बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2-year टर्म, तो 2 साल के लिए जो है अस्थायी सदस्यता दी जाती है। तो कौन सी कंट्री है जिसको अस्थायी सदस्यता मिली है, तो एक है पाकिस्तान, फिर है सोमालिया, फिर है डेनमार्क, फिर है ग्रीस और फिर है पनामा, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर इनको चुना गया है, गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है यूनाइटेड नेशन में, ठीक है, 2 साल की अवधि के लिए, 2 वर्ष की अवधि के लिए। तो नाम है पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम याद कर लीजिए, फिर है सोमालिया, सोमालिया के सारे लुटेरे होते हैं, फिर है डेनमार्क, अच्छी कंट्री है, फिर है ग्रीस, ये भी ठीक कंट्री है, और पनामा, पनामा थोड़ी बीच की कंट्री है, ठीक भी कह सकते हो, ठीक है, और नहीं भी कह सकते हो, तो ठीक ही कंट्री है। तो 2 गुंडा कंट्री है और बाकी जो है सामान्य कंट्रीज़ हैं। डेनमार्क जो सबसे 1 नंबर कंट्री है, ठीक है, ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में डेनमार्क को गिना जाता है, ठीक है, और उसके बाद आता है ग्रीस और पनामा, ठीक। तो आज के लिए बस, अभी इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। लेक्चर 2 में आप लोग इतनी चीज़ें देखेंगे, इसके बाद की चीज़ों को भी हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गारंटी तो नहीं दे सकता यार, क्योंकि पेपर मैंने नहीं सेट कर रखा है, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि 8 से 9 प्रश्न, ठीक है, 8 से 9 प्रश्न डायरेक्टली इस PDF से और इस लेक्चर सीरीज से आएगा। PDF प्रोवाइड नहीं की जाएगी, कई बार बोल चुका हूँ, जो लोग नहीं देखेंगे वो लोग भद्दे कमेंट्स कर देंगे कि सर PDF दे दीजिए, वो रोते रहेंगे दिन भर, उनको देखने से कोई मतलब है नहीं, वो PDF जीवी हैं, PDF जुटाते हैं, ठीक है। तो लेक्चर देखिए, कई बार देखिए, ये भी बता रहा हूँ, चीज़ें रट जाएंगी। 3-4 दिन में बुक आपके हाथ में होगी, आप पढ़ोगे तो बिल्कुल हवा हो जाएगा, ठीक है। जब तक लोग शुरू करेंगे तब तक हम खत्म कर चुके होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।